एग्ज़ाम 2021 के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के नियमों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी क्रम में देखा गया था, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया था। आप लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव व कमेंट दिए जा रहे हैं। ये चैनल आप लोगों का आभारी है। इसी क्रम में आज के इस पार्ट में हम रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अध्याय 8 से लेकर अध्याय 11 तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एलडीसी एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में हम अध्यायवार एक अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन लेकर चल रहा है, क्योंकि इतने कम समय में बहुत डीप अध्ययन करना संभव नहीं है। तो इसी क्रम में हम पिछले पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभिन्न नियमों के बारे में पढ़े थे। अगला नियम है इस पार्ट 3 में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अध्याय 8 के बारे में। अध्याय 7 तक हमने पढ़ लिया था। अध्याय 8 के बारे में देखते हैं। इसका हेडिंग है आंतरिक प्रबंध और सेवा की शर्तें और ज्येष्ठता। ये नियम 94 से लेकर और नियम 117 तक में इसका उल्लेख दिया गया है। तो इसमें क्या देता है देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण नियम है केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं है, उन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ इसमें नियम 96 यानी कि रूल 96 दे रहा है कि सीधी भर्ती किए गए उम्मीदवारों की ज्येष्ठता, यानी कि जो ओपन भर्ती होती है उसमें उम्मीदवार के द्वारा चयनित उम्मीदवारों की ज्येष्ठता यानी कि उनका कैडर क्या होगा, इसके बारे में नियम 96 में बताया गया है। अगला नियम है नियम 97 यानी कि रूल 97 विभागीय पदोन्नति व्यक्तियों की ज्येष्ठता। अगला है नियम 99.2। इसमें दे रहा है अपने अनुरोध पर या परस्पर स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल के बारे में बताया गया है। जो हम लोग के डिपार्टमेंट में जो म्यूचुअल होता है उसके बारे में बताया गया है, 99.2 में बताया गया है। अगला नियम है, महत्वपूर्ण नियम है, नियम 103। नियम 103 कह रहा है छुट्टी की मात्रा। तो छुट्टी की मात्रा नियम 103 में दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है नियम 104। नियम 104 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दे रहा है छुट्टी मंजूरी को शासित करने वाली सामान्य शर्तें। इसको देखिए। सबसे पहले इसमें दे रहा है 104.1 यानी 104.1 में दे रहा है रेल सेवक के बराबर समान रैंक को समान छुट्टी दी जाएगी। यानी कि जो भी रेल सेवक हैं उनको उनके बराबर जो भी रैंक है या जो भी उनका ग्रेड पे है या जो भी उनका रैंक है उसके बराबर सबको समान रैंक को समान छुट्टी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसी छुट्टी का प्रावधान नहीं है। 104.2 में दे रहा है 104.2 में दे रहा है कि छुट्टी को मंजूर, नामंजूर या रद्द करना। 104.3 में दे रहा है बिना आदेश के मुख्यालय न छोड़ना। 104.4 में दे रहा है छुट्टी के आवेदन पर नाम पता का लिखा जाना। 104.5 कह रहा है कि छुट्टी का प्रमाण पत्र दिया जाना और 104.6 कह रहा है छुट्टी से वापस बुलाया जाना। 104.7 कह रहा है छुट्टी से वापस बुलाया जाना। ये थोड़ा करेक्शन इसमें हो गया है। ये 104.6 में है कि छुट्टी से वापस बुलाया जाना और इसमें है 104.7 में दे रहा है कि छुट्टी से ड्यूटी पर बुलाना, छुट्टी से ड्यूटी पर भेजना। ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड कर रहा है नियम 106 क्या कर रहा है, काम का मूल्यांकन। अगला है उसी का 106.3 समालोचनात्मक घटना रिकॉर्ड। तो इसको त्रैमासिक घटना रिकॉर्ड भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आया है कई बार। इसको देखिए, समालोचनात्मक घटना रिकॉर्ड को त्रैमासिक घटना रिकॉर्ड भी कहते हैं। 106.3 में इसको दिया गया है। अगला नियम है नियम 107। नियम 107 में करा है कार्य का वार्षिक मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हम लोगों का APR लिखा जाता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो नियम 107 में दे रहा है काम का वार्षिक मूल्यांकन। अब आते हैं अगला महत्वपूर्ण जो नियम है यह है नियम 108। नियम 108 में दे रहा है गोपनीय रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में दे रहा है। 108.1 में दे रहा है कांस्टेबल और अवर अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट, माने
8.1 में कांस्टेबल और अवर अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट भेजी जाती है। फॉर्मेट मुसवा के द्वारा जारी किया जाएगा, यानी कि फॉर्मेट जो है मुसवा की जगह पे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त समझा जाएगा, जो कि आपको 2018 का जो संशोधन हुआ उसमें जहां भी मुसवा शब्द का प्रयोग है उसको वहां पे प्रधान मुसवा समझा जाएगा। तो दे रहा है कि 108.1 में दे रहा है कि कांस्टेबल और अवर अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट ये किसके द्वारा दिया जाएगा, फॉर्मेट जो है प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा दिया जाएगा। 108.2 कह रहा है अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट। तो अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन हो गए, तो अधीनस्थ अधिकारी जो भी हैं उनकी गोपनीय रिपोर्ट, इसका फॉर्मेट महानिदेशक के द्वारा दिया जाएगा, डीजी महोदय के द्वारा इनका फॉर्मेट जो है महानिदेशक यानी डीजी महोदय के द्वारा दिया जाएगा। 108.3 कह रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट। तो वरिष्ठ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट जो है ये फॉर्मेट अखिल भारतीय सेवा द्वारा गोपनीय पुस्तिका में दिया जाएगा। इनकी जो गोपनीय रिपोर्ट होती है वो अखिल भारतीय सेवा द्वारा गोपनीय पुस्तिका में दिया जाता है। अगला है 108.4। तो 108.4 कह रहा है कि इसमें रेटिंग के बारे में दिया गया है, जो हम लोग के एपीआर में लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज वगैरह जो मार्क किया जाता है उसके बारे में दिया है। तो 108.4 में रेटिंग के बारे में दिया गया है। अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो महत्वपूर्ण नियम है नियम 109। नियम 109 कह रहा है कि व्यक्तिगत शिकायतों का दूर किया जाना। अगला नियम है 110। नियम 110 कह रहा है कि गलतियों के खिलाफ आवेदन। इसमें 110.1 कह रहा है कि शपथ पत्र भरकर देना होगा। 110.3 कह रहा है यदि शिकायत मिथ्या या तंग करने वाला होगा तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। 110.4 कह रहा है कि बनावटी व बिना नाम पता या बिना हस्ताक्षर किए शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में आया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड में दे रहा है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है नियम 111। तो नियम 111 में कह रहा है सामूहिक शिकायतों का दूर किया जाना। नियम 113 में कह रहा है कि बाहरी असर से शिकायतों का दूर किया जाना। बाहरी असर मतलब कि कोई बाहरी दबाव बनाकर किसी पॉलिटिशियन का या किसी अन्य थर्ड पार्टी किसी व्यक्ति के द्वारा जो है बाहरी असर से शिकायतों का दूर किया जाना वर्जित किया गया है। अगला है नियम 114 कह रहा है कि मुकदमेबाजी से शिकायतों का दूर किया जाना, यानी कि किसी कोर्ट केस के द्वारा या किसी मुकदमेबाजी के द्वारा शिकायतों का दूर किया जाना। नियम 116 में दे रहा है कि राजनीतिक व असैनिक क्रियाकलाप। तो इसमें एक पॉइंट दिया है कि 116.1 में दे रहा है कि राजनीतिक सभा या प्रदर्शन या आंदोलन में भाग नहीं लेगा। पॉइंट 2 में दे रहा है किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेगा या किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेगा। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है अध्याय 9। अध्याय 9 यहां से शुरू करते हैं। अध्याय 8 अब तक हम लोगों ने पढ़ा। अध्याय 9 में है पड़ाव व वास सुविधा। बता दें नियम 118 से लेकर नियम 120 तक पड़ाव व वास सुविधा के बारे में बताया गया है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे और इसको आप देखेंगे तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर हेल्प करेंगे। तो नियम 118 में निवास स्थान के बारे में दे रहा है। 118.1 में कह रहा है कि 3 वर्ष से कम सेवा तथा अविवाहित हो तो बैरक में रहना अनिवार्य होगा। बहुत ही साधारण और सिंपल शब्दों में इसको लिखने की कोशिश किया गया है, इसको बताने की कोशिश किया गया है। अब इससे ज़्यादा और सिंपल ये नहीं हो सकता है। तो इसको आप खुद ही समझ लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा जो भी टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे समय का काफ़ी जो है नुकसान होगा। तो अगला है 118.3 क्या कह रहा है कि बाहर रहने के लिए परमिशन लेना होगा। यदि आप बाहर रहना चाहते हैं, कैंपस से बाहर रहना चाहते हैं तो इसके लिए, या रेलवे परिसर से बाहर कहीं लेकर रहना चाहते हैं तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। 118.4 कह रहा है कि बैरक में रह रहे हैं तो परिवार के, और यदि परिवार साथ नहीं है तो भी मकान किराया भत्ता यानी कि HRA दिया जाएगा। ऐसा जो है दिया गया है नियम में। अगले पर चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है कि अध्याय 10 शुरू हो रहा है। यहाँ पे से वर्दी और साज सज्जा के बारे में बताया गया है। तो इसमें नियम 121 से लेकर नियम 131 तक के बारे में बताया गया है। तो इसमें दे रहा है कि 122 वर्दी और सादे कपड़े।
122 में दे रहा है वर्दी और सादे कपड़े। 122.3 में दे रहा है कोई भी बल सदस्य आधा वर्दी और आधा सादा कपड़ा नहीं पहनेगा, यानी कि हाफ वर्दी और आधा आधा प्लेन कपड़ा जो है नहीं पहना जाएगा। जब भी पहना जाएगा संपूर्ण वर्दी धारण किया जाएगा या संपूर्ण प्लेन धारण किया जाएगा। अब देखिए, अब इसमें यही महत्वपूर्ण था। अब इस अगले अध्याय में चलते हैं। अध्याय 11 में अनुशासन और आचरण। इसमें नियम 132 से लेकर नियम 147 तक दिया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इसको देखते हैं। नियम 132 में क्या दे रहा है? नियम 132 दे रहा है कि अनुशासन को शासित करने वाले नियम। अगला है 132.2 दे रहा है इसमें रंग रूटों पर अध्याय 12 का लागू न होना। अध्याय 12 जो है ये रंग रूटों पर लागू नहीं होना, यानी कि अध्याय 12 जो है अनुशासनिक और दंडनीय दंड के बारे में बताया गया है। तो रंग रूट जो होंगे, जो प्रशिक्षणार्थी होंगे प्रशिक्षण के दौरान, उन पे जो है अध्याय 12 लागू नहीं होगा। अगला नियम है नियम 133 निलंबन के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। जहां जहां भी हाईलाइटेड किया गया है रेड कलर से, वो सारे इंपॉर्टेंट नियम है और उन्हीं नियमों को लिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नियम 133 है निलंबन। तो इसमें दे रहा है कि असाधारण परिस्थितियों में सहायक सुरक्षा आयुक्त उप निरीक्षक को तथा निरीक्षक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को निलंबित कर सकेगा, लेकिन इसमें एक लेकिन है। क्या है कि 3 दिन के अंदर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो निलंबन शून्य समझा जाएगा। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है नियम 136। नियम 136 में क्या दे रहा है? किसी बल सदस्य को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित किया समझा जाएगा यदि, यानी किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टांसेस में किसी बल सदस्य को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित समझा जाएगा। इसमें 136.1 दे रहा है, ये आपको जानकारी रखना चाहिए। 136.1 का ए दे रहा है, यदि वह किसी आपराधिक आरोप या 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रोके रखा जाता है तो उसे निलंबित समझा जाएगा। देखिए, इसको हाईलाइटेड भी हमने किया हुआ है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। अगला नियम है नियम 139 में दे रहा है कि निलंबन का बना रहना। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि नियम 143 यानी रूल 143 कह रहा है कि निलंबन के दौरान बल सदस्यों के उत्तरदायित्व, निलंबन के दौरान जो है बल सदस्यों के कौन कौन से उत्तरदायित्व है, इसके बारे में दे रहा है। 143.1 में दे रहा है कि निलंबन के दौरान उत्तरदायित्व व अनुशासन बनाए रखना। ये 143.2 में दे रहा है कि निर्धारित स्थान पर हाजिरी लगाना। 143.3 में दे रहा है वर्दी नहीं पहनेगा, साज सज्जा व हथियार जमा करेगा। 143.4 में दे रहा है कि ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा तथा वर्दी धारण नहीं करेगा। यह निलंबन के दौरान ये दिया गया है। और 143.5 में दिया गया है आरोपों से प्रतिरक्षा के लिए सुविधा दी जाएगी। अगर जो भी आरोप, जो भी चार्ज उस पर लगाए गए हैं, उसके प्रतिरक्षा के लिए उसे सुविधा दी जाएगी। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है नियम 144। नियम 144 है निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति। तो 144.1 दे रहा है स्वेच्छा सेवानिवृत्ति नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन पर लिया जा सकता है, यानी नियुक्ति प्राधिकारी जो हैं उनके अनुमोदन पे जो है स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लिया जा सकता है। और 144.2 दे रहा है कि रिटायरमेंट का समय समाप्त होने पर निलंबन के दौरान सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा, बल्कि रेल नियमों के अनुसार किया जाएगा। ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले नियम पे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम है 145। 145 कह रहा है आचरण को शासित करने वाले नियम। तो आचरण को शासित करने वाले कौन कौन से नियम है, इसके बारे में बताया गया है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। नियम 146। तो नियम 146 कह रहा है कि बल सदस्यों के लिए आचार संहिता। हम बल सदस्यों के लिए आचार संहिता कौन कौन सा आचार संहिता है? तो 146.1 कह रहा है कि आचार संहिता के पालन के कर्तव्य। 146.2 कह रहा है कि कर्तव्य में लापरवाही। 146.3 कह रहा है कि आदेश का उल्लंघन। 146.4 कह रहा है अविश्वासजनक आचरण। 146.5 कह रहा है किसी बल सदस्य के प्रति दुराचार। 146.6 कह रहा है कि झूठा तत्व या पूर्व गढ़ाई। और 146.7 कह रहा है कि भ्रष्ट या अनुचित आचरण। 146.8 कह रहा है प्राधिकार का दुरुपयोग। तो दोस्तों, ये थी आज का ये वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण अध्याय को कवर किया है। इसके बाद अगला जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है इस नियम का, जो अध्याय 12 है अनुशासन और
अनुशासनिक और दंडनीय दंड, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको इस सेक्शन में नहीं लिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरी कोशिश है कि आप वही चीज़ें आपको मुहैया कराई जाएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं रेलवे सुरक्षा बल नियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और जो महत्वपूर्ण हमारा अध्याय है, अध्याय 12, जो कि अनुशासन और दंडनीय दंड के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और इस कोविड के सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए और निरंतर अध्ययन करते रहिए, क्योंकि अध्ययन करने से ही आपके अंदर सभी चीज़ों की जानकारी आएगी। और एक वर्दीधारी होने के नाते, एक बल के सदस्य होने के नाते हमें नियमों को और जो भी कानून से संबंधित चीजें हैं उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,